सर ये हेडिंग आपने बोल दी है, क्या बोली हेडिंग? 2 मिनट जरा बोर्ड पे देखो बस। ठीक है, लिखना छोड़ दो, लिखना पेज पे छोड़ दें, जरूरत नहीं शायद। टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या चीज है? नहीं नहीं मतलब मैं बताता हूँ। नहीं ठीक है, वर्ड में लिखा टारगेट, तो क्या मतलब टारगेट? सर आप चेक कीजिएगा कि मैं सही बता रहा हूँ या नहीं। ठीक है, आपको सबको पता है ये टारगेट वही होता है, लेकिन व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड द स्टोरी, ये क्या चीज आती है? आप इस हेडिंग को सेकंड बोल रहे, अपना बिजनेस समझना। फर्ज करें आपने कोई आप बाइक मैन्युफैक्चरर है, बाइक्स बना के बेचते हैं। आप अपनी इस बाइक की सेल प्राइस तक कैसे पहुंचेंगे? अब सबसे पहले ये देखेंगे मेरी बाइक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कितनी, क्या क्या जमा करने का, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जमा कर लेगा। तो सपोज आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 लाख आ रही है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख आई। देन आप इसमें क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका राइट बनता है। लेट्स से आपने डिसाइड किया कि 20,000 प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर 120,000 क्या आ गया? सेल प्राइस। नॉर्मल तरीका सेल प्राइस निकालने का क्या है? कॉस्ट लें, प्रॉफिट ऐड कर लें, सेल प्राइस को। बताएं मैंने कितने परसेंट प्रॉफिट ऐड किया? हाँ जी, बिल्कुल सही वर्ड बोले थे। जिन हजरात ने बोलने की कोशिश की आपने सही बोला, बाकी ने नहीं कोशिश की क्योंकि उन्हें वैसे ही पता था। 20% मैंने प्रॉफिट ऐड किया, लेकिन आप 20% तक कैसे पहुंचे? आपने 20 देखा है और 1 लाख देखा, तो आपने किसकी बेस पे मुझे प्रॉफिट बताया? तो कॉस्ट की बेस पे अगर देखा जाए तो आपने मुझे मार्कअप कैलकुलेट करा, कैसे वर्किंग की, आपके जहन ने कैसे वर्किंग की है? 20,000 आपके जहन ने उठाया है और 1 लाख से डिवाइड किया और इंटू 100 हुआ है, क्योंकि हम माशाल्लाह मैथमेटिशियन है। तो 20% आपका सीधा आंसर आ गया। क्या चीज किसका 20%? प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट। मैंने ऑफ कॉस्ट क्यों लिखा? कॉस्ट की बेस पे, कॉस्ट की बेस पे वर्किंग। लेकिन अगर आप चाहें तो एज अ बिजनेस आप अपने प्रॉफिट की परसेंटेज सेल्स की बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 20,000 डिवाइड बाय 120,000 इंटू 100। कैलकुलेटर पकड़ो। क्या प्रॉफिट की अमाउंट बदल गई है? क्या बदलने से क्या बदल गया है? बेस चेंज होने से, बेस चेंज होने से परसेंटेज बदल गई। सेल के एंगल से देखें तो 16.67 कमाया, कॉस्ट के एंगल से देखें तो 20%। तो ये तो बात मैंने बीच में वैसे की है, आई होप कि अब ये बात याद भी रहेगी। कॉस्ट की बेस पे मार्कअप और सेल की बेस पे, तो कॉस्ट की बेस पे मतलब कॉस्ट को 100 रखा है और सेल की बेस का मतलब सेल को 100। ये बात ठीक है। ये 20% है, 20 बाई 100। 100 मैंने किसको रखा है? कॉस्ट को। राइट साइड पे देखे आपने 16.67 भी परसेंटेज है, डिवाइड बाय 100 ही है, लेकिन वहां कौन सी चीज 100 है? सेल 100। तो सेल अगर 100 है तो 16.67 प्रॉफिट है। कैलकुलेटर पकड़ने अंदर का डिफरेंस ले रहा, कितने परसेंट फिर कॉस्ट है? 100 माइनस 16.67, 100 रुपया। राइट साइड पे अगर सेल है, सेल है, सेल है, तो 16.67 के है, तो 116.67 के है। कुछ भी नहीं, सेल के अंदर कॉस्ट भी है, प्रॉफिट भी है, तो 83.33 क्या निकला है? वो कॉस्ट है। लेफ्ट साइड पे देखें 100 क्या है? कॉस्ट है। प्रॉफिट कितना है?
20, तो सेल प्राइस हो गई 80। अब इधर 120 कहाँ पहुंच गए? कॉस्ट अगर 100 है, जमा प्रॉफिट हुआ है तो 120 हो गया। सेल ही अगर 100 है तो सेल कहते हैं किसे? जिसमें कॉस्ट प्रॉफिट दोनों शामिल हो। तो प्रॉफिट अगर उस 100 में 16 है, 16 पॉइंट समथिंग है, तो 83 समथिंग कॉस्ट बन जाए। ठीक है सर, चलिए इस बात को इग्नोर करें, ये मैंने बीच में वैसे ही चाहा कि सब परसेंटेजेस रिवाइज हो जाए। अब आ जाए जिस बात की हम इस वक्त बहस कर, ये अच्छा नहीं मेरे ख्याल लिखा ही रहना चाहिए, आप भी नोट कर लीजिए बाद में। वर्किंग बारे में समझ आ गई? किसकी बेस में मैंने क्या क्या निकालना है? कॉस्ट की बेस पे मैंने परसेंटेजेस निकालनी है, मार्कअप या मार्जिन जो भी आप कहना चाहें। कॉस्ट की बेस पे करा तो मार्कअप देंगे आप, और अगर सेल की बेस पे मैंने परसेंटेज निकाली है, अब इन परसेंटेजेस को छोड़ें तो ऊपर 3 मैंने फिगर्स लिखे उन पर वापस आ। नॉर्मल तरीका सेल प्राइस निकालने का यही है कि आप कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज बनाने का खर्चा है वो ले लें, उसमें प्रॉफिट जमा करके अपनी सेल प्राइस बना लें, ऐसे ही सर। लेकिन इस तरीके में एक मसला है, अब हमारी सेल प्राइस बनी है 1,20,000। हो सकता है कि जब आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें तो लोग आपकी इस प्रोडक्ट को 1,20,000 रुपए में खरीदने में इंटरेस्टेड ना हो, उन्हें लगे कि ये प्राइस ज्यादा है, और आपकी देर पर सेल ना हो सके या कम हो जाए। नॉर्मल तरीका क्या है? अपना खर्चा देखें, प्रॉफिट जमा करें, सेल प्राइस बना के मार्केट में लॉन्च कर दें प्रोडक्ट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है? कंपेटिटिव दुनिया हो सकता है आप जैसी बाइक, जो आप जिस तरह की बाइक बना रहे हैं, बाइक की एग्जांपल ले रहा हूँ, वो मार्केट में लो प्राइस पे अवेलेबल हो, उसी क्वालिटी की बाइक, और भी कंपेटिटिव हो सकते हैं। तो आजकल की इस कंपेटिटिव दुनिया में एक नया तरीका भी अडॉप्ट किया जाता है कि सबसे पहले ये देखें, मार्केट सर्वे करें और देखें कि आप जो चीज बना के बेचना चाह रहे हैं वो मार्केट में आप कितने की बेच सकते हैं। क्या पहले बनाएं या पहले वो देखें? पहले क्या देखें कि आपकी टारगेट सेल प्राइस के, आप मार्केट में अपनी प्रोडक्ट कितने की बना के बेच सकेंगे। सर्वे करवाएं, कस्टमर्स का एनालिसिस करवाएं, कोई एक्सपर्ट हायर करें जो बताए लोगों को कितनी के प्राइस पे खरीद रहे हैं, कंपेटिटर्स की प्राइस देखें। आप अगर नए हैं तो उसके मुताबिक सोचें मैं अपनी प्रोडक्ट कितने की मैक्सिमम बेच लूंगा। तो जिसपे आप मैक्सिमम बेच लेंगे वो कहलाएगी फिगर टारगेट सेल प्राइस। ठीक है सर। अब टारगेट सेल प्राइस में आपका अपना प्रॉफिट होगा। सर जी आपका अपना प्रॉफिट होगा, तो पहले स्टेप पे कभी भी अपना प्रॉफिट कम ना करें। और फॉर एग्जांपल अगर आप 20,000 कमाना चाहते हैं बना के, तो 20,000 ही उसमें भी रखें, और टारगेट सेल प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट लेस करके क्या फाइंड आउट करें? टारगेट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फाइंड आउट करें। टारगेट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मैक्सिमम कितनी कॉस्ट बनाने में आनी चाहिए। मसलन फॉर एग्जांपल आपने जब सर्वे किया तो सर्वे के रिजल्ट में पता ये चला कि आप मैक्सिमम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में 1,10,000 का बेच सकेंगे। ठीक है सर। क्या इसके अंदर आपका फिर प्रॉफिट भी शामिल होगा? फिर इसमें से क्या करें, लेस कर दें या ऐड कर दें? क्या लेस कर दें? टारगेट प्रॉफिट। क्यों ये टारगेट वर्ड क्यों लगाने शुरू कर दिए मैंने? हमारी टारगेट ऑडियंस कितने पे खरीद लेगी सेल प्राइस, हमारा उसके अंदर प्रॉफिट कितना होगा, लेट्स अज्यूम। बल्कि पहले स्टेप पे आप अगर 20,000 कमाना चाहते हैं तो 20,000 एज इट इज रखें, प्रॉफिट पे कंप्रोमाइज नहीं। और क्या कम करने की कोशिश करें, ये जो 90,000 आया ये क्या है? अब अगर आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट 1 लाख है, एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 लाख है, तो ये 90,000 क्या बता रहा है कि टारगेट कॉस्ट होनी कितनी चाहिए?
एक्सपेक्टेड अगर 1 लाख है और होनी 90 चाहिए, तो क्या हमें अपनी कॉस्ट को लाख से कम करके 90,000 तक लाना है? इसे कहते हैं कॉस्ट गैप। हमें अपने खर्चे को कितने से कम करके कितना लाना है? ठीक है सर। तो कैसे पता चलेगा कोई कॉस्ट गैप है भी या नहीं? हम अपनी टारगेट कॉस्ट को अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट से कंपेयर करें, और क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट ज्यादा होगी तो फिर कॉस्ट गैप होगा, या एक्सपेक्टेड कॉस्ट कम होने से कॉस्ट गैप होगा? एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है यार, अल्लाह करे बल्कि हो ये कि आपने जब मार्केट का सर्वे करवाया तो पता चला कि हमारी तो लोग प्रोडक्ट 1,30,000 तक भी ले लेंगे। हो सकता है। प्रॉफिट आप 20 रखना चाहते हैं तो टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? ये हरगिज एक वर्किंग सही नहीं है। लाख रुपए अगर कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट को 10,000 से बढ़ा दें, प्रॉफिट बढ़ाएं, सेल प्राइस कम कर दें। हमें तो 20,000 प्रॉफिट चाहिए तो हम 1,20,000 में बेच देंगे मार्केट में। हरगिज ना करें, 1,30,000 आराम से बेचें, प्रॉफिट बढ़ाएं। खर्चा कितना रखें, कोई कॉस्ट गैप नहीं है। क्या ज्यादा होगा तो फिर कॉस्ट गैप है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ज्यादा होगी, या इन अदर वर्ड्स टारगेट कॉस्ट अगर कम होगी तो कॉस्ट गैप। और अगर टारगेट कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो हरगिज कॉस्ट ना बढ़ाएं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं। तो मैंने किसको कॉस्ट गैप कब समझा? डिफरेंस को कॉस्ट गैप मैंने तब समझा जब टारगेट कॉस्ट कम आ रही है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट से कम आ रही है। अगर लाख रुपए का आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सपोज एक्सपेक्टेड है और मार्केट सर्वे के रिजल्ट में आप 1,10,000 का बेच सकते हैं, प्रॉफिट आप 20 कमाना चाहते हैं, तो माइनस करके आप टारगेट कॉस्ट तक आ जाएंगे। अब हमने खर्चे को कितने से कितना करना है, कितना कम करके? लाख से 90,000 करना है, 10,000 से कम करके। लेकिन मेरे साथ रह रहे के अल्लाह करे मेरा कोई बैड इन्फ्लुएंस आप तक ना आया और देर पर आपके जहन में अब ये चीजें ना आ रही हूँ कि हम क्वालिटी खराब कर दें, अल्लाह ना करे। कॉस्ट कम करने के लॉजिकल तरीके से लाख रुपए में क्या क्या आ रहा होगा? मटेरियल है, बराबर मटेरियल पे आ जाए। मटेरियल कोशिश करें कि सप्लायर से बल्क में खरीदें और डिस्काउंट पे मिल जाए। सप्लायर के पास बैठ जाएं, उससे निगोशिएट करें कि यार देख मेरी बात सुन, मेरी अगर प्रोडक्ट महंगी नहीं तो मैं बेच नहीं पाऊंगा, तेरा रॉ मटेरियल किसने खरीदना है? अगर इस तरह बात ना बने तो आवाज में थोड़ी सी और नरमी लाके आंखों में कुछ निगोशिएट करें, शायद डिस्काउंट दे दें। पॉजिटिव सर, रॉ मटेरियल अगर वेस्टेज है तो उसको कम करने की कोशिश करें। फैक्ट्री में एक बोर्ड लगा दें कि जो एम्प्लॉय रॉ मटेरियल कम वेस्ट करेगा उसे कुछ इंसेंटिव दे देंगे। हमें क्या फायदा होगा इंसेंटिव देकर? हमें तो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाएगा। उतना तो देंगे कि कुछ अपनी बचत भी हो जाए रॉ मटेरियल। फिर लेबर पे आ जाता है, लेबर को ट्रेन करने की कोशिश करें, आइडल टाइम मिनिमाइज करें। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये कि क्वालिटी किसी तरह से डिक्रीज ना हो, क्वालिटी वही रहे लेकिन खर्चे मिनिमाइज हो गए। ओवरहेड्स पे आ जाए, वेरिएबल ओवरहेड्स तो शायद साथ साथ बढ़ेंगे लेकिन प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा लें, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो जाएगी, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस होकर अल्टीमेटली कॉस्ट सेविंग होगी। तो कॉस्ट गैप को ब्रिज करने के, कॉस्ट गैप को कवर करने के कुछ मैंने तरीके आपके सामने रखे हैं, बाकी चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम कब है? जब एक्सपेक्टेड कॉस्ट ज्यादा है या टारगेट कॉस्ट ज्यादा है? ट्रेडिशनल तरीका ये है, ट्रेडिशनल आमतौर पे नॉर्मल, पहले खर्चा इकट्ठा कर लें, फिर प्रॉफिट ऐड कर लें, सेल प्राइस बना लें। लेकिन इस ट्रेडिशनल तरीके में मसला क्या है कि हो सकता है जो प्राइस आप सेट करें वो मार्केट में कस्टमर्स के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। देयरफॉर शुरू ही कहां से करें? पहले सेल प्राइस डिटरमिन करें कि कितने में मैं बेच लूंगा, फिर प्रॉफिट डिसाइड करें। और इनिशियली प्रॉफिट कम ना करें, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल महसूस ऐसे हो कि टारगेट कॉस्ट 90,000 लानी तो अब है किसी तरह,
लेकिन खर्चे मिनिमाइज नहीं हो सकते, फिर शायद एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे आप वक्ती तौर पे शायद प्रॉफिट पे कंप्रोमाइज कर लें, इस उम्मीद पे कि इंशाल्लाह प्रोडक्ट की डिमांड बन जाएगी, लोग एडिक्टेड हो जाएंगे, नौजवानों के ज़हन में ये बात आ रही है कि इस बाइक के बगैर गुजारा नहीं है, इसी बाइक को चलाना ही जिंदगी में सब कुछ होगा। तो जब वो यहाँ पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह प्रॉफिट बढ़ा लेंगे, फिर आपका नाम ब्रांड बन जाएगा, और जब ब्रांड बन जाएगा तो उसके बाद फिर लोग चीजें नहीं देखते, वो सिर्फ नाम देख के भी चीजें खरीद लेते हैं और कहते हैं कुछ तो होगा जो मुझे नजर तो नहीं आ रहा, देर और महंगी है। हालांकि बार बार देखते हैं, बार बार इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ निकलता तो नहीं है लेकिन शायद कुछ हो, सब लोग ले रहे हैं, महंगी दे रहे हैं, कुछ होगा तभी दे रहे हैं। तो जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर सेल प्राइसेस बढ़ा लें, जितना मर्जी प्रॉफिट ऐड कर लें। वक्ती तौर पे अगर प्रॉफिट कंप्रोमाइज करना भी पड़े तो लास्ट रिजॉर्ट निकलो, पहले पूरी कोशिश क्या करें, खर्चे मिनिमाइज करें विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी एंड प्रॉफिट। लेकिन हो सकता है अल्टीमेटली आप किसी नतीजे पर, इस नतीजे पहुंच जाए कि वक्ती तौर पर प्रॉफिट कम कर सकते हैं। ठीक है जी, बात को समझ आ गई। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। बाकी क्या करना है वो डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 167 के नीचे जगह, अगर वहीं थोड़ा सा नोट करो, और खासतौर पर ये परसेंटेजेस भी लिखना भी बात तो हुई है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं प्लीज। टाइम के हवाले से मुझे जरा दुकान को याद करवा दीजिएगा, नमाज के बाद में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर नोट कर ले तो बताइए। जी नोटेड है सर, पेज 168 पे एक डायग्राम सी बनी हुई है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपके सामने
रखा है इसके बेस पे। अब एक नजर आप जरा पढ़ें डायग्राम, मैंने जरा सॉरी आपके सामने पेज भी खोलना। ये खास तौर पे आजकल जो मोबाइल्स बनते हैं और इवन जो बाइक्स भी आजकल, मैंने बाइक की एग्जांपल इसलिए दी ये तकरीबन वैसे ही लग रहा होता है देखने में मोबाइल, जैसा कई लाख का भी आता है। वो एक अलग इशू है कि उसमें शायद वो फीचर सारे नहीं होते, तो है ऐसा तफावत। वैसे ये जो महंगे महंगे मोबाइल्स हैं उनका एक उसी तरह का मिलता जुलता रेप्लिका सस्ती प्राइस में मिल जाता है चाइना का शायद। तो वो क्या करता है, मतलब वो ऐसे ही लग रहा होता है। उन्होंने क्या किया होता है, उसमें टारगेट कॉस्टिंग की होती है। उन्होंने अपने कस्टमर को सोचा, हर नौजवान उस तरह का मोबाइल अपनी जेब में रखना चाहता है, लेकिन वो 3-4 लाख का शायद जो आता है वो हर एक की रीच में नहीं है। लेकिन अगर उससे मिलता जुलता अपनी जेब में हो तो मजा आता है। तो वो नौजवान जो उतने का नहीं खरीद सकता लेकिन चाहता उस तरह का है, वो कितने का खरीद लेगा पहले ये डिटरमिन किया जाता है। और उसको फिर चाहिए क्या, उसी तरह की लुक चाहिए या उस तरह के फीचर चाहिए, बस वैसा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर देते हैं ताकि हर कस्टमर, हर क्लास का कस्टमर टारगेट हो सके, कोई रह ना जाए, कोई महरूम ना रह जाए। और इसी तरह ये जो बाइक्स है, अगर आजकल की बाइक जो आजकल के 70 वगैरह देखेंगे आप, तो ये देखने में बहुत चमकदार है अगर कोई नहीं देखेंगे आप। लेकिन आज से अगर 15 साल पुरानी बाइक से अगर इसका कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो उसकी जो क्वालिटी है उसमें बहुत फर्क है। खुदा ना खासा इसका एक्सीडेंट हो जाए तो बचता कुछ नहीं है। और इवन गाड़ियां भी अगर आप देखें तो गाड़ियों के ऊपर भी बड़ी से बड़ी गाड़ी में हाथ रखें उसमें अचानक आवाज आती है। लेकिन अगर अगर आप 20-25 साल पुरानी गाड़ी में चले जाएं तो शदीद मतलब किस्म की मजबूत होती है। तो ये आजकल क्या होना शुरू हो गया, असल में हमें चमकती चीज चाहिए। एवरीथिंग दैट इज गोल्ड, वो तो लिखा था वो, लेकिन नहीं इज गोल्ड, आजकल वही गोल्ड। हमें चमक चाहिए, चमक। उसके अंदर क्या है ये मैटर नहीं करता, चमकदार होनी चाहिए बस। हमारी साइकी से खेला क्या गया, हमारे एनालिसिस किया गया, रिकॉर्डिंग के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, देखने में अच्छी लगनी चाहिए, बाद में जो निकले वो। तो इसी तरह आप ये देखें जरा, ये स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले क्या सोचा जाता है, अभी कुछ स्टेप्स में पेन रखने आता है। A product is developed that is perceived, सोचा जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की जा सकती है, to be needed by customer and therefore will attract adequate sale। तो एक गाड़ी की एग्जांपल रखी हुई है, तो फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी का डिजाइन, अच्छा आपने गाड़ी बनाई नहीं है शायद, एक परसीव की कि अगर गाड़ी बनाई जाए तो खर्चा फिलहाल आ कितना रहा, ये तो होगी एक्सपेक्टेड कॉस्ट। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि इस गाड़ी को फिर मार्केट में कितने का बेचा जा सकता है। बना लिया है आपने, बनाएंगे कब, जब हमें मार्केट डिमांड पता चल जाएगी, फिर उसके बाद हमें कुछ बचत नजर आ रही होगी, फिर अब बनाने की तरफ आएंगे। हाँ, हमने ये ज़हन में जरूर रखा होगा कि अगर ये बनाएंगे तो फिलहाल कितना खर्चा एक्सपेक्टेड,
वो जहन में रख के फिर सेकंड स्टेप में टारगेट्स अंडरलाइन करना, टारगेट सेल प्राइस सेट करेंगे बेस्ड ऑन द मार्केट, बेस्ड ऑन द कस्टमर्स परसीव वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट सर्वे वगैरह करेंगे और लेट्स से एक 1 मिलियन की हमने टारगेट प्राइस सेट कर ली, डन। थर्ड रिक्वायरमेंट, फिर क्या करें, रिक्वायर्ड टारगेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर यूनिट फिर कैलकुलेट करें। ऐसे समझ आ रहा है क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट जहन में लाएंगे, फिर मार्केट सर्वे करवाएंगे और सोचेंगे देखेंगे कि इस तरह की प्रोडक्ट लोग कितने की खरीद लेंगे, जिस पे वो खरीद लेंगे उसका नाम क्या रख देंगे, टारगेट सेल प्राइस। फिर अपना प्रॉफिट डिटरमिन करेंगे कि हमारा कितना तो होना चाहिए वरना कोई फायदा नहीं बिजनेस करने में, उसे क्या बोलेंगे, टारगेट प्रॉफिट। फिर किस में से क्या माइनस करके स्टेप नंबर 4 पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टारगेट सेल प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके टारगेट कॉस्ट तक आ जाएंगे। डन है प्लीज, समझ आ रहा है सर? टारगेट कॉस्ट को फिर किससे कंपेयर करके कॉस्ट गैप निकाल लेंगे, नहीं टारगेट कॉस्ट अब मार्केट बेस्ड कॉस्ट है, इतनी तो आनी चाहिए, इसे अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है जो हमने शुरू में से सोची होगी कितनी कॉस्ट तो आ रही है, उससे कंपेयर करके कॉस्ट गैप निकालेंगे। कॉस्ट गैप कब होगा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ज्यादा होगी या इन अदर वर्ड्स टारगेट कॉस्ट कम होगी, और इसे फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। वो तरीके मैंने कुछ थोड़े से बताए आपको, बाकी भी डिटेल में पढ़ते हैं। नहीं मैंने तरीके सही वाले बताए, मटेरियल कम करना वो नहीं तरीके। आइडेंटिफाई कॉस्ट गैप एंड ट्राई टू एलिमिनेट दैट कॉस्ट गैप, किसको किसके बराबर लाने की कोशिश करें, एक्सपेक्टेड कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट के बराबर लाने की भरपूर कोशिश करें। फिर क्या करें, अगर तो आ जाए, अच्छा यहाँ रुके अब फॉर एग्जांपल आपने स्टेप सेट लिए और एक्सपेक्टेड कॉस्ट टारगेट कॉस्ट के बराबर आ गए, फिर क्या करें, बिस्मिल्लाह अपने प्रोडक्ट बनाए बेचें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी टारगेट कॉस्ट के बराबर आपकी कॉस्ट नहीं आ रही, फिर इससे पहले कि इस प्रोजेक्ट को बंद करने की बात करें, एक गेम और चलाएं, प्रॉफिट नहीं मौलाना, आप शरीफ आदमी, प्रॉफिट नहीं कम करना, फिर एक गेम और चलाएं जो अभी थोड़ी देर पहले मैं चलाना चाह रहा था, फिर आप एडवर्टाइजमेंट का और लोगों के जहनों में ये बात बैठाएं हमारी चीज वो नहीं है जो मार्केट में है, वी आर ऑफरिंग समथिंग एल्स, ये देखने में लग तो वो रही है लेकिन ये वो नहीं है। अगर ये चीज दुनिया में ना हुई और खुदा ना खासा फरिश्ता आ गया तो उसको जवाब नहीं दे पाएंगे कि बगैर इसके ही आ गए। लोगों के जहनों के अंदर चले जाए, एडवर्टाइजमेंट करें, जहां वो पहुंचे वहां करते हैं, सड़कों पे बिल बोर्ड लगाते हैं, ये वो नहीं है नौजवानों, जो अदरवाइज बाइक चलती नजर आ रही है वो नहीं है, देखने में लग रही है, इट इज समथिंग एल्स, ट्राई करें, ये और है, ये और है। फेसबुक कैंपेन चलाएं, हर वक्त नौजवानों को इधर उधर उधर से दिखाते रहे, नौजवानों को क्या महसूस हो कि इसके बाहर कोई जिंदगी का फायदा नहीं, अगर वो कन्विंस हो गए तो गो अहेड, वरना फिर प्रोजेक्ट को बंद करें। तो लास्ट पढ़ेगा, निगोशिएट लिखा हुआ द कस्टमर, लेकिन असल में इसका मीनिंग क्या है, एडवर्टाइजमेंट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है कोई चीज, तो फिर जो भी आपके कस्टमर है उससे बैठ के भी निगोशिएट हो सकता है, फिर ना करें यार, चेक तो करके देखें। तो अगर बहरहाल वो आपकी बातों में ना आए तो फिर आखिरी स्टेप क्या होगा, कुछ और सोचें, इसको रहने दें, फिर कुछ और सोचें। और अगर लोग बातों में आ जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, उन्हें इधर टेस्ट करवाएं, हो सकता है साल 1.5 साल बाद हो बाकी कन्विंस हो जाएंगे कोई फायदा नहीं निकला, लेकिन फिर हम और एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम थोड़ी सी उसकी लुक चेंज कर देंगे, कुछ कलर बदल देंगे, कुछ और कर देंगे, हमसे ये हमारे साथ यही हो रहा है अगर आप ठंडे दिल से सोचें। नेक्स्ट पेज क्या है, तो मेरी तरह देख के बता दें कि किन स्टेप्स में टारगेट कॉस्टिंग की स्टोरी है। नंबर 1, बोल दे मुझे सुन रहा है, अगर आपको सुन रहा है तो मुझे भी सुनाई दे रहा है।
ये एग्जांपल 1। अब किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट सारा यही है, बाकी उसी तरह की वर्किंग्स है। डाटा दिया होगा, लॉसेस होंगे, आइडल टाइम्स होंगे, बाकी वर्किंग वही है। कॉन्सेप्ट में इसकी कोई स्टोरी नहीं है, बाकी सवाल डेफिनेटली एग्जामिनर जितना मुश्किल बनाना चाहे वो बना सकता है, बल्कि इसमें बहुत सी पुरानी चीजें आने वाली हैं लॉसेस के साथ साथ। रेलिवेंट कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग है एग्जाम में, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कौन सी चीजें लेनी है कौन सी नहीं लेनी, तो ये बड़ी अच्छी सी अब्रिविएशन भी हमारी हो सकती है। तो एग्जांपल 1 छोटी सी से जरा शुरू करें। पहले हाथ में रखने, कंपनी हैज डिजाइन्ड a new product by the name of NPA. It currently estimates that in the current market the product could be sold for, what is this 70? हाँ जी ठीक है, लिख लेना 7 वर्ड इनिशियली जरा लिख लो। 70 क्या है? बेच दिया है, बेच देंगे। एस्टिमेट अंदाजा, बेच देंगे। कितने का बेच देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एट लीस्ट 30% ऑफ द सेल प्राइस वर्ड अंडरलाइन करके वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर एडमिन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस टू मेक अ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट। 30% किसका कमाना जरूरी है? व्हाट इज 100? कंफर्टेबल है? व्हाट इज 30? प्रॉफिट, प्रॉफिट ठीक है। व्हाट इज 130? व्हाट इज व्हाट is 30 cost? What is वो भी तो पता है हमको। ये 76 and cost estimation study has produced the following estimates of production cost are estimated। किसको बनाने की? NP8 को नाम है जी प्रोडक्ट, क्या क्या उस पर लगना है? नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल M1 9 रुपए पर यूनिट। कंफर्टेबल अब ये डायरेक्ट मटेरियल M2, each unit of the NP8 will require 3 meters। मैंने जो टॉय आपको कहा है वो यकीनन आप घर रिवाइज करेंगे, लेकिन शायद मेरे साथ भी आज बहुत कुछ यहाँ रिवाइज हो सकता है। NP8 के हर यूनिट को कितने मीटर चाहिए? बट देयर विल बी लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ 10% ऑफ मटेरियल यूज्ड, अंडरलाइन करें 3 मीटर रिक्वायर्ड है, 10% ऑफ मटेरियल यूज्ड ने वेस्ट होना। अंदाजा है? मटेरियल M2 कॉस्ट ₹1.8 पर मीटर, ये कितने मीटर रिक्वायर्ड है? तो 3 मीटर ही आप यूज करेंगे अगर लॉस ना हो तो। लेकिन अगर लॉस है तो रिक्वायर्ड ज्यादा होगा या यूज ज्यादा होगा? ना करो यार, खुदा के लिए ना करो बेटा, ना करो। और ना करी यार, इतने कॉन्फिडेंस से ना कर मेरा भाई। दोबारा जरा एक मिनट सोचो। एक शर्ट को बनाने में 3 मीटर रिक्वायर्ड है, बड़ा फर्क है यार। तो अगर लॉस 0 फॉर एग्जांपल तो दर्जे कोई लॉस नहीं होगा, 3 मीटर यूज होके 3 मीटर रिक्वायर्ड निकल आएगा। लेकिन अगर क्लॉथ में वेस्टेज है तो रिक्वायर्ड ज्यादा हो जाएगा या यूज ज्यादा करना पड़ेगा? इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा यार। यूज की ट्रांसलेशन करें, रिक्वायर्ड की ट्रांसलेशन चाहिए। मेरा तो ख्याल है उतनी ही चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी चाहिए। किसी शादी में अगर आप गए तो कितनी बिरयानी यूज करनी चाहिए? जितनी चाहिए, जितनी चाहिए उतनी यूज करें। लेकिन मेरे जैसे लोग क्योंकि वेस्ट करते हैं, इसलिए वो ज्यादा रिक्वायर हो जाती है या ज्यादा यूज हो जाती है? ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि रिक्वायरमेंट नहीं बड़ी, चाहिए नहीं कब बड़ा, वो दूसरी प्लेट चाहिए ना। दोबारा तसल्ली से सोचेंगे, करनी फाइनल करें भी बेस्ट। मेरा ख्याल है शर्ट वाली एग्जांपल अच्छी है, दिखाने वाली एग्जांपल नहीं सही। नहीं भूख नहीं लग रही, अपनी हरकतें याद आ रही हैं। क्या लोगों को अगर हमारे घर वो फंक्शन पे है तो चीजें उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है? लोगों को
लोगों को नहीं चले, इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए, पैसे दे के चले जाना चाहिए। तो लोगों के लिए स्टैंडर्ड और बल्कि आने की क्या जरूरत है, आजकल अब ऑनलाइन जमाना है, कैश करवा दो, क्या मीन टेंशन। आखिर क्या करना, उन्होंने पैसे ही देने हैं ना, इतनी दूर है, नहीं आ रहे, उनका खर्चा बचेगा। लेकिन अगर हम जा रहे हैं तो कितनी डिशेज होनी चाहिए, जितनी हो जाए, और जितनी भी हो जाए एंड में हम क्या कह के निकलेंगे तो मजा नहीं आया। लेकिन शेड वाली एग्जाम्पल में ठीक है, वन शेड सपोज रिक्वायर्ड 3 मीटर्स, हमें ज्यादा क्लॉथ यूज करना पड़ेगा अगर वेस्टेज है। अब जहन में जरा को बॉक्स बनाया, उसी तरह का बॉक्स इस तरह के प्लीज आपके क्वेश्चन में बना चुके हैं। ये 3 मीटर कहाँ लिखेंगे हम, इन है या आउट है? इन है आउट है? आउट है। अगर परसेंटेज होना, एनी कंफ्यूजन इन दिस थिंग? मेरा तो कह रहे यही 3 इन भी होना चाहिए। कब कब अगर लॉस 0 है तो यूज्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, लेकिन अगर लॉस है तो फाइनल बोला क्या इज मोर देन क्या, यूज्ड विल बी मोर देन रिक्वायर्ड, यूज्ड विल बी मोर देन रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड 3 मिला है परसेंटेज, लेकिन किसकी बेस पे दी हुई है? पढ़ेगा सेंटेंस 10% ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, अगर लिखा हो फॉर एग्जांपल 10% ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड तो 100 बताएं क्या है, तो 100 लिखवाना मुझे। लेट्स अज्यूम 10% मटेरियल यूज्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैं सपोज लिखा होता 10% ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड, 100 बताएं कहाँ लिखा, नहीं किसके नीचे, किसके नीचे? 100 यहाँ होता, 10 यहाँ होता और 90 यहाँ होता। 90 यहाँ होता है, 110 यहाँ होता। वजह 110 लॉस होना है, 100 तो बचाना है, तो अगर 90 से 100 निकल आएगा लॉस होने के बाद, फिर और क्या चाहिए? रिवर्स आ रहा था मैं, कहां से किधर आ रहा था? रिक्वायर्ड मींस आउटपुट सॉर्ट ऑफ, आउटपुट से इनपुट पे आ रहा था, लेकिन आपको 100 उसने क्या बताया, यूज्ड मींस इनपुट या आउटपुट, इन करना पड़ेगा ना, यूज को इन नहीं करेंगे तो वेस्ट होकर रिक्वायर्ड निकलेगा। तो 100 ठीक है जी, कहाँ लिखा मैंने, 10 यहाँ है, अब यहाँ हो गया 110, यहाँ क्यों हो गया 90, लॉस लेस होना, लॉस लेस होना। क्या यूज में लॉस जमा होना, क्या यूज के अंदर लॉस होता, लेकिन उसमें से निकल जाएगा और रिकॉर्ड आ जाएगा। तो प्लीज मैंने 100 जहां लिखा क्लियर है सारे, वाई वाई यूज्ड 100 उसने कहा, ये परसेंटेज किसकी बेस पे है, ये किसका काम है? एग्जामिनर का। एग्जामिनर का, हमारा काम क्या है, अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करें। तो फाइनली बता दें जी, ठीक है नीचे क्या लिखो, तो अब क्या हम रिक्वायर्ड से यूज्ड मटेरियल निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे बस छोटी सी डायग्राम बना कर, चलिए बाद में वर्किंग करते हैं। नहीं वो वर्किंग बड़ा हो रहा है, कोई इशू नहीं है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं प्लीज? कोई नहीं सर, इंसान ऐसा ही है सर, बस अपनी इन्हीं चीजों को कंट्रोल करना ही रिक्वायर्ड है। जो चीजें हमें लोगों में बुरी लगती हैं, बस जिन में यही रखना चाहिए कि वो चीजें अगर हम में होंगी तो लोगों को भी बुरी लग रही होगी। तो जब भी कभी मुश्किल हो जाए कि मैं क्या करूं क्या नहीं, तो मेरे ख्याल में एक तरीका ये होता है कि अपने आप को दूसरे की जगह रखना है और सोचें अगर आप वहां होते तो क्या जो आप कर रहे हैं आपको कैसा लगता। जिस तरह मेरी पहले कोई बात समझ नहीं आई जी। इसके बाद क्या लग रहा है जी, M2 के बाद लेबर, लेबर जी नोट कर लीजिए सर, एनी कंफ्यूजन इन M2? डायरेक्ट लेबर सर, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट NP8 once again underline will require या आधा घंटा रिक्वायर्ड है, कितने मिनट, वो 50 मिनट यार, कमाल हो गए, तो आधा घंटा 30 मिनट ही है, 60 का घंटा होता है।
however it is expected that there will be unavoidable idle time equal to what 5% of what पूरा अंडरलाइन पूरा लाइन 5% of total labor time required अंडरलाइन करें पूरा। अब थोड़ा सा आइडल टाइम अगर ध्यान से ना आ जाए, आइडल टाइम कभी वेरिएंस सुना है आपने? कंसंट्रेशन रखें, फुल जरा गौर से देखकर बताएं। अगर आइडल टाइम है, अच्छा ये अंडरस्टूड ध्यान में रखें कि आइडल टाइम एम्प्लॉइज की नेग्लिजेंस की वजह से नहीं, और अगर है तो वो बहस में नहीं। अगर एम्प्लॉइज ने काम टाइम वेस्ट किया है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, तो उनको पैसे ना देना आपका राइट बनता है। वो एक अलग बात है कि आप फिर भी काटेंगे नहीं क्योंकि आप बच्चे इंसान, लेकिन अगर आप नहीं भी देंगे तो आपका राइट बनता है। ये किस आइडल टाइम की हमेशा बात हो रही होती है? जो हमारी किसी नेग्लिजेंस की वजह से। कोई एक आधा एग्जांपल बताएं, पता है आपको? मटेरियल नहीं है, लाइट चली गई है, जनरेटर में ऑयल नहीं है, अनअवॉइडेबल है, कुछ सेटअप टाइम है जिसमें एम्प्लॉय का कुछ टाइम वेस्ट हो ही जाना है। पढ़ के आपने बताना भी है कि क्या आप अगर आइडल टाइम है तो रिक्वायर्ड टाइम से ज्यादा के पैसे दे रहे होंगे या कम के दे रहे होंगे। पढ़े जरा दोबारा तसल्ली से। आधा घंटा चाहिए, क्या कुछ ज्यादा टाइम देना पड़ रहा होगा ताकि रिक्वायर्ड बच जाए? तो जितना टाइम आपका एम्प्लॉय दे रहा होगा, क्या आप उस टाइम के पैसे देंगे या जितना टाइम यूनिट को बनाने में रिक्वायर्ड था उसके पैसे दे रहे होंगे? जितना टाइम लग रहा होगा आप उसके पैसे दे रहे होंगे, इंक्लूडिंग आइडल टाइम। इस 0.5 में आइडल टाइम है, इस 0.5 में आइडल टाइम है। वन क्वेश्चन रिक्वायर्स हाफ आवर। अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल एक सवाल को करते हुए आधा घंटा आपको चाहिए, लेकिन देयर इज अनअवॉइडेबल 5 मिनट्स पर क्वेश्चन, 5 मिनट्स पर क्वेश्चन फॉर मोबाइल यूजेज। आप बताएं आपको कितना टाइम यूज करना पड़ना है आधे घंटे के लिए? 35 मिनट। अनअवॉइडेबल। हर क्वेश्चन में 5 मिनट तो बनते हैं कम से कम मोबाइल के। हम बताएं शायद। तो क्या आपका 35 मिनट बैठ के आधा घंटा बचाना होगा? सॉरी वापस आ जाओ। आधा घंटा क्या है? रिक्वायर्ड है, ये तो लगना ही लगना है। तो अगर आइडल टाइम है तो इससे ज्यादा टाइम बैठना होगा या इससे कम टाइम बैठना होगा? तो अब ये जो 10% उसने दिया है रिक्वायर्ड के एंगल से दिया है या वंस अगेन नहीं सॉरी 5% दिया है रिक्वायर्ड के एंगल से है या पेड के एंगल से? अब पेड के पैसे जो है वो किस टाइम पे दे रहे होंगे? जो यूज होना टाइम या जो रिक्वायर्ड होगा टाइम? यार यूज टाइम शुड बी इक्वल टू द रिक्वायर्ड टाइम। There is no idle time, but if there is idle time, then use time will be more than the required time। और यूज टाइम के पैसे आप दे रहे होंगे ये रिक्वायर्ड टाइम के। यूज टाइम के पैसे क्यों दे रहे होंगे? क्योंकि आप आइडल टाइम के भी पेमेंट कर रहे हैं। एक छोटा सा बॉक्स यहाँ भी बनाया, ये कैसे बनाओ? बट इस 0.5 रिक्वायर्ड ऐसे ही 100 बताएं, इजी हो गया। प्लीज वही चीज है। 100 कहाँ लिखूं? इन टाइम यूज टाइम करें, इनपुट टाइम करें, ठीक है। 100 5 देयर फॉर 95। अब एक मिनट कैलकुलेटर पर अंदर वर्किंग तो करते हैं वैसे बाद में। 0.5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? इनटू क्या करेंगे? क्या मतलब मिलेगा? ये क्या मिलेगा आपको यहाँ से? ये वो टाइम होगा जो यूज होगा और ये वो टाइम होगा जिसकी आप पेमेंट करेंगे। आई होप के पास में आ गई। Why the use time will be more than required time? और ये चीज बिल्कुल क्लियर रखें कि मैं 100 कहाँ लिख रहा हूं, जहां क्वेश्चन के मुताबिक बनता है। क्या मेरा कोई इख्तलाफ है कि मैं 0.5 के नीचे 100 नहीं लिख रहा? अगर क्या टेंडेंस होता है 5% का तो उसके नीचे 100 आना था। बताएं जरा पढ़ के जरा बताएं। 5% ऑफ द रिक्वायर्ड टाइम, तो मैं 100 कहाँ लिखता? 5 के नीचे, 0.5 के नीचे। 5 वहीं लिखता जहां है, लेकिन जहां 100 नजर आ रहा है वहां क्या होता? 105 रिवर्स आ रहे होते। अपने जेन में एक स्टोरी बनाया जरा, इनपुट आउटपुट। अगर मैं कहूँ 5% ऑफ आउटपुट, व्हाट इज 100? आउटपुट 5 105।
ये प्रॉब्लम आना है दोबारा डेजी में आना है, आउटपुट के एंगल से लॉस है और टॉय में इनपुट के एंगल से लॉस बना हुआ है। तो इन चीजों को सही दोबारा देख के फाइनल कर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है लेकिन बनाना नहीं, वो इंशाल्लाह क्लिक से याद आ गया इंशाल्लाह। ये प्रोडक्शन ऑफ रेट, प्रोडक्शन ऑफ रेट किसे कहते हैं? नहीं, प्रोडक्शन ऑफ रेट्स कॉम्बिनेशन। It is expected that production overheads will be absorbed into the product cost at the rate of, अंडरलाइन करेंगे उसके 60 पर डायरेक्ट लेबर आवर, आगे अंडरलाइन करते हैं फॉर ईच एक्टिव आवर वर्क। एक्टिव आवर वर्क का मतलब रिक्वायर्ड आवर या यूज्ड आवर। एक ब्रैकेट बनी हुई है, पढ़ने जरा। आप वेरिएंस एनालिसिस के एंगल से एक बात आ रही है। अगर आप मेरी तरफ जरा देखें तो लेबर वेरिएंसेस ट्राई करें नाम, रेट, एफिशिएंसी, इसमें समटाइम्स आइडल टाइम आ जाता है, लेकिन आइडल टाइम वेरिएंस कभी भी ना वेरिएबल ओवरहेड्स में आता है ना फिक्स ओवरहेड्स में आता है। इट इज ऑलवेज अज्यूम कि अगर काम नहीं हो रहा तो ओवरहेड्स यूज नहीं हो रहे। काम अगर नहीं हो रहा तो लाइट बंद है। हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स में कभी आपने वर्ड नहीं सुना कि आइडल आवर्स वेरिएंस। ये आइडल आवर्स वेरिएंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ है? लेबर में। ओवरहेड्स हमेशा किन आवर्स में होंगे? एक्चुअल आवर्स वर्क और पेड में वैसे फर्क होता है कहाँ पे? लेकिन सिर्फ लेबर में, सिर्फ लेबर में। वरना ओवरहेड्स में हमेशा फॉर्मूले के हैं एक्चुअल आवर्स वर्क के एंगल से है। एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क। एक नजर जरूर ढूंढ के कहीं रिवाइज करिएगा। कहाँ रिवाइज करेंगे? पेज नंबर 1 लिखा नहीं सियारा में। हाँ आइडल टाइम आया वैसे, सियारा में आइडल टाइम है, लेकिन चले मेरे एग्जाम में एक पेज है वो रिवाइज करना। वेरिएंस एनालिसिस का पेज लिखो, 90 बता जा रहा है, 90 85 86 पेज नंबर 86 वॉल्यूम 1। एक नजर आइडल टाइम भी रिवाइज करिएगा। वैसे ठीक है, वो सियारा में आया था। क्या फॉर्मूला आइडल टाइम का? लेकिन उसके अलावा आपने अब दोबारा बात हुई है, दोबारा नोट करिएगा, एक्चुअल आवर्स वर्क की बेस पे बाकी सारे वेरिएंसेस। पेड आवर्स का कॉन्सेप्ट और वर्क आवर्स का कॉन्सेप्ट जो फर्क है ये सिर्फ लेबर में। मींस टू से ये ना भी लिखा हो, पढ़े जरा सेंटेंस, रेट 60% पर लेबर आवर, आगे ना भी लिखा हो तो ये आवर्स वर्क में ही होगा जो ब्रैकेट में भी एक्सप्लेन होगा। याद रहेगा? चलिए वर्किंग करेंगे। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ व्हाट एंड व्हाट एंड व्हाट। सबसे पहले क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट। फिर क्या निकालना है? फिर क्या निकालना है? अरे बिस्मिल्लाह पढ़े। हेडिंग लिखें एक्सपेक्टेड कॉस्ट। जी मैंने बहस तकरीबन सारी कर ली है, बस अब लिखवाना ही है मुझे। ये स्टार्ट लें। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एनपी 8। ये पर यूनिट वर्किंग होनी है। स्टार्ट लें। सबसे पहले क्या लगना है? मटेरियल इनपुट कितना लगना है? 9 रुपए पर यूनिट गिवन। एक दफा ऊपर ही कहीं लिखना है एनपी 8 पर यूनिट। 9 रुपए लगना है, ये तो गिवन है यार। M2 की फाइनल वर्किंग बोलनी है आपने। मटेरियल M2 की फाइनल वर्किंग बोलनी है, फिगर्स बोलनी है आपने। 3 डिवाइडेड बाय, डेफिनेटली अपनी चॉइस ऑफ 0.9 लिख लें या डिवाइड बाय 90 नो 100 कर लें अपने आप को, लेकिन अब हर एंगल से कंफर्टेबल कर लें। डिवाइड बाय 90 नो 100 डन है सर। जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? मटेरियल क्वांटिटी आ जाएगी, मटेरियल यूज आ जाएगा, स्ट्रेट अवे मटेरियल यूज के मीटर आ जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय ढूंढने जरा रेट है 1.8 हो सकता है। ये 1.8 क्या गिवन है पर मीटर? क्या आपको वो मीटर
वो कपड़ा भी खरीदना होगा, वो क्वांटिटी भी खरीदनी होगी जिसने वेस्ट हो जाना। ना खरीदें यार, जाया हो जाना, फायदा लॉस होना है, वो नहीं खरीदेंगे तो होगा। 3 इनपुट करेंगे तो मटेरियल पूरा निकल नहीं। लॉस होने से कंसंट्रेट करेंगे, एक सवाल जरा दोबारा गौर से सोच के बताएंगे। लॉस कम ज्यादा होने से रिक्वायर्ड बदल जाएगा, रिक्वायर्ड एज इट इज रहेगा, अनलेस अब प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बदल दें। लेकिन अगर प्रोडक्ट वही है तो रिक्वायर्ड नहीं बदलना, यूज बदलेगा परसेंटेज ऑफ लॉस कम ज्यादा होने से, और परसेंटेज ऑफ लॉस ज्यादा होने से यूज ज्यादा हो जाएगा, और लॉस कम होने से यूज। और अगर फॉर एग्जांपल लॉस 0 हो जाए तो मटेरियल लगेगा ही नहीं, रिक्वायर्ड के बराबर लगेगा। ये नहीं कि मटेरियल लगेगा नहीं, बस फिर मटेरियल कितना ही लगेगा, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज होगा, रिक्वायर्ड जितना ही यूज होगा। लेकिन अगर लॉस है तो यूज ज्यादा होगा रिक्वायर्ड से। जाने से ये लेबर वर्किंग करो, डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट लेबर कैसे करूंगे? 0.5 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, यहाँ से आर्स आ जाएंगी, आर्ली रेट अवेलेबल है 19 पर आर है, आंसर 10। आंसर आ भी नहीं है, मैं खुद लिखे जा रहा हूँ। ये क्या आंसर आ जा रही है? 10 क्या है? पूरा 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 नो पर आर, नो पर आर, नो पर आर, नो पर आर। लेबर कॉस्ट पर यूनिट 6 क्या है? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, अभी पर यूनिट इकट्ठे होते जा रहे हैं, पर मीटर पर आर को पर यूनिट में लेके आ रहे हैं जी। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखें, लिखवाएं जी। ये कैसे करें? 0.5 डिवाइडेड बाय क्यों नहीं, एक्चुअल आवर्स वर्कड में ही आने हैं, रिक्वायर्ड आवर्स में ही आने, मल्टीप्लाइड बाय 60, ओवरहेड्स का रेट दिया हुआ पड़ा। ये आंसर हमारा 30 क्यों है? आधे घंटे का ओवरहेड्स है ये। प्लीज क्लियर हो गया? 0.5 डिवाइड बाय 95 क्यों नहीं किया मैंने? प्लीज क्लियर हो गया सर? ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ है आइडल टाइम का? लेबर में, और कहाँ नहीं है? ओवरहेड्स में नहीं। जरूर रिवाइज करना, आज बात खत्म होता गई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज इकट्ठा कर लीजिए आपने। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल जरा खुद से करें, ये सॉरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स इकट्ठा करके नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स सॉल्व करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी बेटर क्वेश्चन? ये टोटल बनता 49, टोटल बताइए। 55, सॉरी 55। ये बी रिक्वायरमेंट के टारगेट कॉस्ट हमें कैसे पता चलेगी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ट्राई 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 सोचें। 70 ढूंढने क्या? टारगेट सेल प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन ढूंढे, इसमें से क्या निकल के क्या आ जाएगा? सेल प्राइस में से क्या निकल जाए तो क्या आ जाता है? टारगेट प्रॉफिट निकल जाए तो टारगेट कॉस्ट आ जाती है। तो 70 में से निकाला जा सकता है कैसे? 70 डिवाइडेड बाय, मैं सीधा निकालू 70 डिवाइड बाय वो सेल प्राइस है 130 हो जाएगी। वो सेल है, मार्जिन है, मार्कअप है, ये गलती है ना गिरेगा। डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 30 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 70 करूंगा तो क्या भी आ जाएगा? इज इक्वल टू 70 आ जाएगा।
30 करूंगा तो प्रॉफिट निकलाना था, और 70 किया तो मैंने कॉस्ट निकला। सर जी को जो इशू है मुझे बता दें, गरीब को क्यों फंसाया हुआ है? मुझे चांस देकर तो देखे, उस गरीब को क्या फंसाया हुआ है? उसको क्या पता, उस गरीब को क्या कसूर है? उस तो हुक्म करेंगे तो प्रॉब्लम है, मेरे लेवल की बात नहीं। हाँ करिए। ये 270 कहाँ से आ गए? कौन सा 70 कौन सा? सेल प्राइस डिवाइड बाय 100 कहाँ से आया? मार्जिन वाला, मार्जिन वाला, और 30% मार्जिन है तो कॉस्ट 70%। यकीनन 70 माइनस 30% करके भी आप कर सकते हैं। 30 करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो 21 आता है शायद, 21 प्रॉफिट निकालेंगे तो 49 आ जाएगा। लिख के करना वो भी ठीक है। स्टेट अवे हमें क्या चाहिए था? कॉस्ट चाहिए थी। डन है सर। सी रिक्वायरमेंट कैसे करूं? कॉस्ट गैप का फार्मूला को बना लें, एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस, और कॉस्ट गैप कब होगा सोच के, कितनी कॉस्ट एक्सपेक्टेड है, कितनी आनी चाहिए, कितनी कॉस्ट गैप, कितना कॉस्ट गैप है, 55 माइनस 49, 6 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट गैप है। Any confusion in the working? You understood? जी anybody writing please? नोट कर ली सबने? चले सर, इसके नीचे जरा थ्योरी थोड़ी सी लिखी हुई है, तो पहले कुछ मैंने आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए तो हैं, लेकिन जरा उसको जरा से एक तरह पढ़ लेते हैं। हेडिंग लिखी हुई है स्टेप्स टू एलिमिनेट कॉस्ट गैप। जी पढ़े ऑल स्टूडेंट्स प्लीज। इसका सोचने का तरीका वही है जिससे मैंने अभी आपको बताया। कॉस्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इन्हीं के अंदर अंदर सोचना है, इन्हीं में से अगर कुछ कम हो सके तो अलग अलग थोड़ा ट्राई कर लेते हैं कि मटेरियल कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जा सकती है, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। लेकिन बहरहाल अजम्पशन पहले यही है कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी, किन पॉजिटिव स्टेप्स को ध्यान में रख के अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। आपके पास जो नीचे लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ, जो जरूरी नहीं कि हर बिजनेस पे एप्लीकेबल हो सकता है कि आपके बिजनेस में कोई एक पॉइंट एप्लीकेबल हो, तो 2 हो, 3 हो, और हो सकता है कि बिजनेस ऐसा जिसपे वो 3 होने की बजाय और 3 हो। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन फॉर्म में मीन्स टू से आप लेट्स अज्यूम मैन्युफैक्चरर है, आपकी अपनी फैक्ट्री है, आपके ज़हन में कौन से क्वेश्चन उठने चाहिए जिनको फिर आपने एड्रेस करना है, इस तरह से एक स्टोरी लिखी हुई। तो एक हेडिंग पढ़े, इसके फौरन बाद हेडिंग के नीचे का लिखा क्वेश्चन दैट मैन्युफैक्चरर मे आस्क इन ऑर्डर टू क्लोज द गैप, कॉस्ट गैप इंक्लूड। मतलब एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे आपके ज़हन में कौन कौन से सवाल आने चाहिए, और फिर अकॉर्डिंगली हो सकता है आपका आंसर हो कि हाँ मेरे बिजनेस में ये हो सकता है, और हो सकता है कुछ चीजों के बारे में आपका ख्याल हो कि ये हमारे बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। तो जो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है वो रहने देंगे आप, और जो हो सकते हैं उसकी तरफ फिर आने की कोशिश आप करेंगे। मीन्स मसलन मैं एक दो जरा पहले मेरे ख्याल समझा दूं। पहला लिखा हुआ है कैन एनी मटेरियल बी सब्स्टिट्यूटेड, एलिमिनेटेड सॉरी, फॉर एग्जांपल कट डाउन ऑन द पैकिंग मटेरियल। पहला सवाल जो एक मैन्युफैक्चरर के जहन में आ सकता है वो ये है कि क्या हम किसी तरह से क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को अफेक्ट किए बगैर अपना रॉ मटेरियल, अपने रॉ मटेरियल के खर्चे को कम कर सकते हैं, और खास तौर पे पैकिंग मटेरियल के बारे में सोचें। पैकिंग मटेरियल क्या होता है? जिसमें प्रोडक्ट पैक हुई होती है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर एज इट इज रहे, लेकिन अगर आप पैकिंग कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट में सेविंग आ सकती है विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द असल प्रोडक्ट। मसलन फॉर एग्जांपल समटाइम ये जो महंगी महंगी घड़ियां हैं ये बॉक्सेस में होती हैं, इनके बॉक्स में बड़े खूबसूरत से बनाया होता है। तो सोचें कि क्या आप अपनी घड़ी को बॉक्स की बजाय शॉपर में दे सकते हैं? आंसर कैन बी। एक और तरीका भी होता है आपको बताने का। समटाइम ये दूसरा होता है ना, ये इन्होंने पर्सन रखे होते हैं जो सर ये जरा चेक करने जरा कैसे लग रही है,
सर बड़ी अच्छी लकड़ी आप उतारिएगा ना, इससे क्या होगा? पैकिंग कॉस्ट खत्म, शॉपर की कॉस्ट भी बच जाएगी। सोचें क्या ये हो सकता है? लेकिन ये भी हो सकता है कि घड़ी लोगों को इतनी अच्छी ना लगती हो, लोग पैकिंग की वजह से भी घड़ी ले लेते हैं। तो आंसर कैन बी है नो। तो क्या ये जरूरी कि हर बिजनेस में पैकिंग कॉस्ट सेव की जा सकती हो भी सकता है। तो ये क्वेश्चन है जिनको हमें एड्रेस, जिनकी बेस पे हम शायद डिसीजन ले सकते हैं। मतलब अगर पैकिंग कॉस्ट कम हो भी जाएगी तो उससे मेन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट नहीं है। तो सोच लें अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अफेक्ट किए बगैर आप पैकिंग कॉस्ट में से कुछ बचा सकते हैं तो शायद कोई ऐसी कॉस्ट सेविंग कर लेनी चाहिए। नहीं समझ आई मेरी बात? क्या समझ आई? पैकिंग मटेरियल के हवाले से सोचें कि क्या इसमें कुछ रिडक्शन की जा सकती है। हमारा मेन मकसद ये होगा कि प्रोडक्ट जो है मेन वो वैसी की वैसी है जहां तक हो सके। जी नंबर 2, कैन अ चीपर मटेरियल बी सब्स्टिट्यूटेड विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी? आंसर कैन बी यस सर। हो सकता है आपके नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस तरह का रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं अगर उससे जरा डिफरेंट मटेरियल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आजकल, पहले तो मेरा ख्याल एक जमाना ऐसा होता था जिसमें फर्नीचर सारा हमेशा लकड़ी का ही होता था, लेकिन अब वो मेरा ख्याल तकरीबन जमाना खत्म हो गया। अब अगर लकड़ी का होता भी है तो लगती लकड़ी है, होता प्लास्टिक है। देखा होगा आपने, लकड़ी की शेप होती है नहीं, अभी इत्तेफाक हुआ ऐसा। फर्नीचर लकड़ी देखने में तो लगती है लेकिन दूर से लगती है, होता उसी तरह से। अदर अदर देन लकड़ी में, मतलब फर्नीचर लकड़ी से बनाने महंगा पड़ता है। फिर लकड़ी की भी डिफरेंट क्वालिटीज है। तो हो सकता है कि आप किसी महंगी लकड़ी से, रॉ मटेरियल से अपना फर्नीचर बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आप शिफ्ट अगर कर भी नहीं तो आपका कस्टमर इतना इंटरेस्टेड ना हो उस महंगी किस्म की वुड से जो आप यूज कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आंसर कैन भी कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता फिर और सोचते हैं। एक सेकंड जरा, पहले एंड में आता है, पहले मटेरियल फाइनल करेंगे। सेकंड लास्ट पढ़ेगा पहले, कौन सा पढ़ रहा? Could cost saving be made by negotiating with supplier? का मतलब है डिस्काउंट लेने की कोशिश करें सप्लायर से। इससे क्या होगा? मटेरियल वही है, बल्क में खरीद लें, बल्क में खरीद लें, निगोशिएट करके देखें, शायद डिस्काउंट से मान जाए। डिस्काउंट पे मान गया अगर तो हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी। एक और पढ़ लें जरा, नहीं एक और, एक लास्ट पढ़ जरा। इस तरह की बात शायद रेलिवेंट कॉस्टिंग में कहीं हुई थी। कैन पार्ट असम्बल्ड कंपोनेंट्स बी बॉट इन टू सेव असेंबली टाइम? गाड़ी आप बना रहे हैं, गाड़ी में टायर लगने, लेकिन टायर बनाने में आप ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, बाकी काम खुद कर लें और टायर उससे बनवा लें जो कम टाइम में बना दे, हो सकता है सस्ता पड़ जाए। वो अच्छी क्वालिटी का बना दे अगर टाइम कम टाइम वाले सारे फैसला करते हुए आपको देखना पड़ेगा, ये ना हो कि क्वालिटी खराब कर दे। तो हो सकता है कि आप अपने पार्ट संभल, कुछ पार्ट खुद बना लें, कुछ आउटसोर्स कर दें, और आउटसोर्सिंग की वजह से कुछ खर्चा रिड्यूस हो जाए और ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। आंसर वंस अगेन कैन बी कि ये हो सकता है, और हो सकता है कि आपका बिजनेस ऐसा हो जिसमें ये नहीं पॉसिबल है। एक और जरा ढूंढने में रखा, एक मैंने वैसे उस वेस्टेज की बात की थी, एक सेंटेंस खुद लिखना था। वेस्टेज के एंगल से कैसे सोचा जा सकता है रॉ मटेरियल का? कैन मटेरियल वेस्टेज बी रिड्यूस्ड? देखिए कुछ वेस्टेज ऐसी होती है जो नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल वेस्टेज भी रिड्यूस की जा सकती है। हो सकता है फर्दर आप अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर लें, लेकिन ये समटाइम्स जरूरी नहीं कि आप एलिमिनेट ही कर दें, कुछ ना कुछ हो सकता है आपकी वेस्टेज रह जाए। लेकिन कोशिश क्या करें कि जितनी कम से कम हो सकती है वहां तक आप पहुंचे। उससे क्या होगा? नहीं सही जरा वर्ड बोले, कॉस्ट कैसे कम हो? कम यूज होके रिकॉर्ड निकला है, तो आपको खरीदना कितना पड़ेगा? जितना यूज होना है या जितना रिकॉर्ड होना है? जितना यूज होना है वो खरीदना पड़ेगा। तो अगर वेस्टेज कम से कम हो जाएगी तो आपको भी कम से कम यूज करना पड़ेगा अपने रिक्वायर्ड के लिए। और अगर एलिमिनेट ही हो जाए तो आपको जितना रिक्वायर्ड होगा बस उतना यूज करना पड़ेगा, वही परचेज करेंगे। तो वंस अगेन आंसर कैन बी, हो सकता है पहले उस लेवल पे पहुंचे हो जिससे आगे रिड्यूस करना मुमकिन ना हो। तो ये जो मेरे पॉइंट्स पढ़े मेरे ख्याल 4 हो गए, पांचों एक लिखी हमने। ये दोबारा पढ़े किसके एंगल से पढ़े हमें?
बोले जरा शॉर्ट वर्ड्स में, पहला क्या था? नहीं, मेन वर्ड्स मतलब पैकिंग मटेरियल का सोचें, दूसरे में चीपर मटेरियल के बारे में सोचें इफ पॉसिबल, सेकंड लास्ट में डिस्काउंट के बारे में सोचें, सेकंड लास्ट में सॉरी पार्ट असेंबल्ड कंपोनेंट्स बनवाने का सोच लें, वेस्टेज रिड्यूस करना है। ये चंद वर्ड्स बस इन में आने चाहिए जिसका सेंटेंस आपने खुद ही बनाना है। देन उसके बाद नंबर 3 में आ जाए। अब लेबर का एंगल सोच लें, कैन लेबर सेविंग बी मेड विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी बाय कैसे? हाँ जी, ये सोचना। हो सकता है आप काम करवा रहे हो स्किल्ड वर्कर से, ये इतना कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है और लोअर स्किल्ड अनस्किल्ड लोग भी कर सकते हैं। आंसर कैन बी यस और नो। हो सकता है आपका काम बाकी स्पेशलाइज्ड हो, देयरफॉर यही वर्कर करेंगे। अब स्किल्ड वर्कर ज्यादा पैसे लेंगे, अनस्किल्ड वर्कर कम लेंगे। लेकिन अगर ऐसा काम है जो ज्यादा स्किल्ड लोगों की जिसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोगों से काम करवा के भी कॉस्ट सेव की जा सकती है। ठीक है, एक और लेबर के एंगल से पढ़ें। प्रोडक्टिविटी कैन बी इम्प्रूव। ये प्रोडक्टिविटी कैन बी इम्प्रूव, कैन प्रोडक्टिविटी बी इम्प्रूव का मीनिंग बताएं। नहीं, प्रोडक्टिविटी बी इम्प्रूव का मतलब प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है कैसे? मोटिवेशन और ट्रेनिंग, इंप्रूविंग मोटिवेशन, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करें कि अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में हिस्सेदार बना दें। एम्प्लॉय शेयर स्कीम लॉन्च कर दें, एम्प्लॉय के जहन में ये डालें कि मालिक बन जाएगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय शेयर स्कीम पढ़ेंगे सबने? इससे क्या होता है? एम्प्लॉय को शेयर्स मिलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर से मालिक बन जाएंगे। एम्प्लॉइज के जहन में डालें कि यार ये जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस फैक्ट्री की ईंटें आपकी होती जाएंगी। अगर आपको शेयर्स मिल गए तो शेयर्स कब देंगे? जब प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे आप। अगर 1 घंटे में 2 यूनिट बनाने शुरू कर देंगे आप, तो आपको शेयर ऑप्शंस दे देंगे। शेयर ऑप्शंस देने से क्या होगा? शेयर होल्डर बन जाएंगे, ओनर बन जाएंगे, मीटिंग्स में वोटिंग राइट होगा आपके पास, डिविडेंड मिलेंगे, कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे। एम्प्लॉय कहाँ मालिक? इसका मोटिवेट करें सर, एक तकरीर करें खड़े होकर, इसी तरह गेम चलाएं, एम्प्लॉय गरीब को वैसे ही मरवाते हैं। और बार ट्रेनिंग, एक ये भी है कि ट्रेन नहीं है तो ट्रेन करवा लें। ट्रेन करने से क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ने का मीनिंग भाई ने कहा, इसका क्या होता है? कम टाइम में ज्यादा काम हो जाए तो हमें क्या फायदा है? हमें 2 फायदे हैं। एक तो अगर फॉर एग्जांपल 1 घंटे का रेट जो लेबर को दे रहे थे, वो उसमें ज्यादा यूनिट बना देगा तो अकॉर्डिंगली वो ज्यादा यूनिट्स पे डिवाइड हो जाएगा। नंबर 2, ओवरहेड्स बचेगा, ओवरहेड्स बचेगा। और ठीक है, समटाइम मोटिवेट करने के लिए तो बोनस दे दें, कुछ अपने पास रखने, कुछ उसको दें। तो प्रोडक्टिविटी सोचें क्या बढ़ाई जा सकती है, ट्रेनिंग करके या मोटिवेट करके। एक और बात शायद थोड़ी देर पहले जो आपने बताई थी मुझे, कैन प्रोडक्शन वॉल्यूम बी इंक्रीज्ड टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इससे क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? ब्रैकेट पढ़े जरा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा यूनिट्स बनाने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, ये भी ध्यान में रखिए। ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे, ज्यादा मटेरियल लगेगा, ज्यादा लेबर लगेगी, ज्यादा वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे। लेकिन फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहने से ज्यादा यूनिट्स बन के ज्यादा यूनिट्स पे जब डिवाइड होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होने से ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ कैन। अब ये भी नहीं कि प्रोडक्शन ऐसी बढ़ा दें, पहले ये भी देखें कि बेच भी लेंगे बाद में। ये ना स्टोर रूम भरी जा रहे हो, प्रोडक्शन तो बढ़ी जा रही है लेकिन उन्हें सेल भी करना है। तो पहले ये देखें कि मार्केट में कोई एक्स्ट्रा डिमांड है। अगर एक्स्ट्रा डिमांड है तो उसे इकोनॉमीज ऑफ उसे प्रोडक्शन बढ़ा के मीट करें, उससे फिर फायदा ये भी होगा कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो। एक नजर इंडिविजुअली पढ़े जरा, और इसके मेन वर्ड्स आपने आपको दोबारा सुनाए प्लीज। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना थ्योरेटिकली भी, इनका भी आइडिया होना चाहिए। बल्कि मेरा ख्याल है 1 आध दिन बाद रही आप थोड़े टेस्ट से पारे हो गए, अब मेरा ख्याल इन्हीं तीनों की तरफ जरा दोबारा ध्यान देना चाहिए। इस तरह रेलिवेंट कॉस्टिंग में डेफिनेशंस आई, तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स इस तरह के, इन पे सही नजर पड़ी होनी चाहिए। या वहां पे आया था रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग, आया था कि तो ये थ्योरेटिकली भी पढ़ना चाहिए, इसका आइडिया हो तभी लिख सकेंगे। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट आपके पास है, जरा पढ़ना।